सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 40,134, ठीक हुए मरीजों की संख्या 36,946 और मौत का आंकड़ा 422। आप दर्शक अक्सर पूछते हैं, आप में से कुछ, कि हम टीकाकरण के आंकड़े क्यों नहीं बताते। पहली वजह तो ये कि टीकाकरण को लेकर कोई नई बात कहने को होती नहीं। आप जानते हैं दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें रोजाना 60 से 80 लाख खुराक लगाने की जरूरत है, लेकिन टीकाकरण का कार्यक्रम रोज ही इस लक्ष्य से काफी पहले हाफ जाता है। 21 जून को टीकाकरण पुनः पुरानी पद्धति से शुरू किया गया। स्लॉट बुकिंग वाली शर्त भी हटाई गई। इस दिन रिकॉर्ड भी बना, लेकिन टीकाकरण को लेकर उत्साह अगले दिन से ही फुस हो गया। कोविन वेबसाइट के डैशबोर्ड पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण की जानकारी अपडेट करता है। सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि 21 जून वाले हफ्ते में 4 करोड़ 12 लाख खुराक लगाई गई। 80 लाख प्रतिदिन का लक्ष्य ध्यान में रखें और ये मान लिया जाए कि हफ्ते में 6 दिन टीकाकरण हो सकता है, तो 4 करोड़ 80 लाख टीके प्रति हफ्ते लगने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टीकाकरण का सबसे बढ़िया प्रदर्शन भी तय लक्ष्य से 68 लाख खुराक पीछे रहा। फिर यह भी नहीं हुआ कि हम उस प्रदर्शन को आगे आने वाले हफ्तों में बरकरार रख पाते। 21 जून वाले हफ्ते के बाद लगातार 3 हफ्ते तक टीकाकरण सुस्त होता रहा। बीते 2 हफ्तों से इसमें आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन 5 हफ्तों के बाद भी हम अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए। कोविन के डैशबोर्ड पर आपको यह नहीं मालूम चलता कि टीका कितने लोगों को लगा है। वहां सिर्फ खुराक की संख्या बताई जाती है, और खुराक की संख्या भी ऐसे बताई गई कि टीकाकरण कार्यक्रम का आकार जितना है उससे बड़ा लगे। कैसे, हम बताते हैं। कोविन वेबसाइट पर 2 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे दर्ज जानकारी के मुताबिक कुल खुराक लगी हैं 47 करोड़ 4,43,987। अब ये तो कुल खुराक हो गई। डोज 1 लगी 36 करोड़ 69,71,313 को, और डोज 2 लगी 10 करोड़ 34,84,674 को। अब जाहिर है कि जिन्हें दूसरी खुराक लगी है उन्हें पहली भी लगी होगी, तो अब कुल टीकाकरण में से 20 करोड़ 72 लाख खुराकें कम कर दीजिए, बचेंगी 26 करोड़ 32 लाख खुराकें। इसका मतलब हमारे देश में 10 करोड़ 35 लाख के करीब लोगों का ही टीकाकरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 26 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को एक खुराक मिल चुकी है। सरकार उन्हें भी पहली डोज के खाते में दिखाती है जिन्हें दूसरी डोज मिली है। तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं है, कोई हेरफेर भी नहीं हुआ, लेकिन बिना गणित आप टीकाकरण की असली प्रोसेस को समझ नहीं पाते। भारत में बिना पंजीकरण टीकाकरण नहीं हो रहा। जो खुद फोन पर रजिस्टर नहीं कर सकते, उनका पंजीकरण टीकाकरण केंद्र पर किया जाता है। तो सरकार आसानी से बता सकती है कि टीकाकरण कितने लोगों तक पहुंचा, उनमें से कितनों को पहली खुराक मिली, कितनों को दोनों। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्या इसलिए कि डोज बताने से संख्या बड़ी दिखती है? जो छिपाया नहीं जा रहा उसे भी इस तरह बताया जा रहा है कि वो सच से कुछ दूर लगे। हम बार बार इस बात को रेखांकित करते रहे हैं। महामारी आंकड़ेबाजी से काबू आने वाली चीज नहीं है। सरकारें जितनी जल्दी से समझ लें अच्छा है। वैसे ये राहत की बात है कि भारत में फिलहाल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2.81% पर है। माने 100 लोगों की जांच करने पर 3 लोग भी पॉजिटिव नहीं मिल रहे। टेस्ट पॉजिटिव रेट जब 5% पहुंच जाए तो इसे चिंताजनक माना जाता है। लेकिन राहत की इसी खबर के साथ नत्थी होकर आई है एक चेतावनी। IIT हैदराबाद के मुथुकुमल्ली विद्यासागर और IIT कानपुर के मणिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में हुई एक रिसर्च का दावा है कि तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में अपने चरम पर पहुंच सकती है। इन्हीं रिसर्चर्स ने दूसरी लहर की सटीक भविष्यवाणी की थी। इस रिसर्च को लेकर ब्लूमबर्ग ने एक लेख छापा। इसमें बताया गया कि संक्रमण की रफ्तार इसी महीने से बढ़ सकती है, लेकिन ये तीसरी लहर दूसरी लहर से छोटी होगी और इसके चरम पर 1 लाख से 1.5 लाख मामले रोजाना आ सकते हैं। इन एक्सपर्ट्स ने केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की और धीमे टीकाकरण को लेकर भी चिंता जाहिर की। दूसरी सुर्खी, इसका संबंध भी महामारी से है, लेकिन हम इसमें दूसरी लहर की विभीषिका को पीछे छोड़ आगे बढ़ती जिंदगी की बात करेंगे। आज से पंजाब में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल शुरू हो गए। जो माता पिता बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं उन्हें इस बाबत एक लिखित सहमति पत्र देना होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने भी कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। ये 16 अगस्त से लागू होगा। सूबे में कॉलेज 1 सितंबर से शुरू होंगे। पंजाब और यूपी की ही तरह दूसरे राज्यों में भी अब स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं या उन्हें खोलने पर गंभीरता से विचार चल रहा है।
इसी तरह अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने के शुरुआती संकेत दे रही है। जून महीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के आंकड़े जारी हो गए। सरकार को कुल 1,16,393 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ। ये पिछले साल के जून से तकरीबन 33% ज्यादा है और इस साल की मई से 25.4% ज्यादा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का असर अब कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर के बावजूद जीएसटी कलेक्शन आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि देश तीसरी लहर का सामना कैसे करता है और कहीं फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति तो नहीं बनती। तीसरी सुर्खी का संबंध है संसद से। सत्र में तो संसद है लेकिन चल नहीं पा रही। दिन भर दोनों सदनों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए कार्रवाई शुरू होती है और फिर तुरंत स्थगन की खबर आ जाती है। पेगासस मामले को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार की शिकायत है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, गंभीर चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के पुराने बयानों की क्लिप चलवाकर कह रहा है कि भैया ये आइडिया तो हमको आपसे ही मिला। विपक्ष की शिकायत है कि उसके प्रतिरोध को संसद की कार्रवाई में जगह नहीं मिल रही। अब राहुल गांधी दूसरे विपक्षी दलों के साथ संसद भवन से बाहर समानांतर सत्र चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राहुल ने 3 अगस्त की सुबह अपने घर पर विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। वैसे संसद का जिक्र चल रहा है तो सियासत की एक और खबर जान लीजिए। विपक्षी एकता की खुसर पुसर के बीच एक सुर्खी बनी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात पर। नीतीश कुमार अपने साथ बैठक में केसी त्यागी को भी ले गए। अब मीटिंग हुई, तस्वीरें आई और बाद में नीतीश कुमार आए तो प्रेस वालों ने पूछा मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो नीतीश कुमार ने बात घुमा दी। चौटाला जी का तो आप जानते ही है, पुराना रिश्ता है हम लोगों का। वो जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ तो बातचीत हुई और आज उनसे हम मिलने गए उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना ये सब चीज रहता था, तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात हुई। नेता जब ये कहें कि वो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के मिले तो समझ जाना चाहिए जरूर कोई राजनीतिक एजेंडा है। खैर, नीतीश के उस बयान ने भी हलचल पैदा की जिसमें उन्होंने कहा कि इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो पेगासस के मामले की जांच होनी ही चाहिए। वैसे ऐसी ही एक मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो और वयोवृद्ध सपा नेता मुलायम सिंह के बीच भी हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सपा नेता मुलायम सिंह। दिल्ली में हुई इस बैठक में मुलायम के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इन चारों नेताओं की बैठकों ने विपक्षी एकता वाले कीवर्ड को फिर से चर्चा में ला दिया। वैसे लोगों को 80 के दशक का उत्तरार्ध, आखिरी 2 बरस और 90 के दशक का पूर्वार्ध भी याद आने लगा जब इनमें से 3 नेता 3 राज्यों की सियासत में शीर्ष पर थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा, लालू प्रसाद यादव बिहार और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश, जबकि नीतीश कुमार नंबर 2 के टैग को हटाकर जनता दल की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर, ये सब अटकलबाजियां हैं, कहां तक जाएंगी आपको खबर मिलती ही रहेगी। चौथी सुर्खी, इसका संबंध है असम मिजोरम सीमा विवाद से। भारी तनाव और ट्विटर पर 2 मुख्यमंत्रियों के सार्वजनिक रूप से झगड़ने के बीच 26 जुलाई को सीमा विवाद में गोली चली और असम पुलिस के 5 जवानों की मृत्यु हुई। इसके बाद असम और मिजोरम में संबंध और खराब हुए। असम ने घोषणा की कि मिजोरम से आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जाएगी और असम के लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। असम ने अपने यहाँ हुई एक एफआईआर में मिजोरम पुलिस के अलावा मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वन लालवेना का नाम लिख दिया। फिर मिजोरम ने अपने यहाँ की एफआईआर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिख दिया। अब भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में दोनों राज्यों की पुलिस डटी हुई है। आखिरकार 2 देशों के प्रधानमंत्रियों की तरह झगड़ रहे मुख्यमंत्रियों को 1 अगस्त के रोज गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया। अब स्थिति कुछ बेहतर है। हेमंत बिस्वा शर्मा और जोरमथंगा दोनों ने अपने सुर नरम किए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदेश दिया कि असम पुलिस एफआईआर से के वनलाल वेना का यानी राज्यसभा सांसद का नाम हटाए। असम ने सीमा विवाद को लेकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से भी बात शुरू कर दी है। नागालैंड सीमा पर एक एमओयू के साइन होने के बाद दोनों सूबों ने अपनी पुलिस को भी सीमा से वापस बुला लिया है। लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया हो ऐसा भी नहीं। मिजोरम के लोगों की शिकायत है कि वाहनों की चेकिंग के नाम पर असम ने मिजोरम पर अघोषित चक्का जाम लाद दिया है। मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री आर लाल थांगलियाना ने 1 अगस्त को कहा कि असम की तरफ से मेडिकल सप्लाई मिजोरम नहीं आने दी जा रही। उधर केंद्र इस मामले को जल्द से जल्द शांत कराना चाहता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के आधार पर दावा किया है कि 26 जुलाई की घटना को लेकर जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र सैटेलाइट इमेजिंग से राज्यों के बीच सीमा को चिन्हित करने की योजना भी बना रहा है। इस काम के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद ली जाएगी।
वैसे यह भी साफ नहीं कि सैटेलाइट इमेजिंग से विवाद हल कैसे होगा, क्योंकि मुद्दा सीमांकन का उतना नहीं है जितना सीमा को लेकर असहमति का। आखिरी सुर्खी खेलों के महाकुंभ उत्सव ओलंपिक से, जहां खुशियां और गम ऐसे घुले मिले रहते हैं कि ध्यान न दो तो समझ नहीं आता कि रोने वाला जीता है या जो मुस्कुरा रहा है उसे मेडल मिला है। भारत दो ही शब्दों को गुन रहा है, हॉकी और बैडमिंटन। पीआर श्रीजेश, सविता पुनिया और पीवी सिंधु ने कमाल ही ऐसा किया। बारी बारी से बताएं तो पहले नंबर आएगा पुरुष हॉकी टीम का। इसके कप्तान हैं मनप्रीत, लेकिन इस टीम में सबसे अनुभवी और सबसे मजबूत हैं गोलकीपर पीआर श्रीजेश। अपने डिफेंस के प्लेयर्स पर श्रीजेश को चिल्लाते देखेंगे तो बाबूजी की डांट याद आ जाए, और गोल बचाते देखें तो शायद अम्मा याद आकर रहें। बेहद कमाल का खेल दिखाते हुए श्रीजेश और भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। हमने ब्रिटेन की टीम को 3-1 से हराया। अगला मैच होगा बेल्जियम से 3 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे। तो जो देर से उठते हैं अलार्म लगा लें। भारतीय हॉकी टीम 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। अब यहां कई लोगों को गफलत भी हो रही होगी कि जब हमने आखिरी मेडल 1980 के मॉस्को में जीता तो ये 49 साल क्यों बोला जा रहा है, 41 क्यों नहीं। इसके पीछे भी एक तथ्य है। दरअसल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में सेमीफाइनल नहीं हुए थे। कई टीमों के नाम वापस लेने के बाद 1980 के ओलंपिक में 6 ही टीमें खेली थी और फाइनल टॉप की 2 टीमों के बीच हुआ था। तो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसी चीजें नहीं हुई थी। जबकि साल 1972 में प्रॉपर स्ट्रक्चर में मैच हुआ था। भारतीय टीम तब सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां पाकिस्तान के हाथों 2-0 से हार गए थे। वापस लौटते हैं इस बार के ओलंपिक पर। मेंस हॉकी टीम के बढ़िया प्रदर्शन ने मेडल की उम्मीद दी तो पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेमीफाइनल में ताई जू यिंग से हारी सिंधु ने बिंगजियाओ को कोई मौका ही नहीं दिया और फटाफट सीधे 2 सेट में पूरी तरह से गेम को डोमिनेट करते हुए मैच जीता। इसके साथ ही वो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। साथ ही उन्होंने 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल पहले से जीत रखे हैं। यानी आज इस मंच से कोई भी कह सकता है, मैं भी कहूंगा, पीवी सिंधु भारत की महानतम बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इस जीत की एक बात और है, हर अर्जुन के जिक्र के साथ द्रोण का और कृष्ण का जिक्र जरूर आना चाहिए। पीवी सिंधु की इस कामयाबी का जब जिक्र होगा तो पुलेला गोपीचंद का नाम आएगा, उनके शुरुआती कोच, उनकी बुनियाद विकसित करने वाले। हालांकि एक तथ्य और सत्य ये भी है कि सिंधु इस दफा जब ओलंपिक की तैयारी कर रही थी तो पुलेला गोपीचंद उनके कोच नहीं थे। बरसों से इंडियन बैडमिंटन का चेहरा रहे गोपीचंद अक्टूबर 2020 के बाद से सिंधु के कोच नहीं थे। सिंधु ने एक विवाद हुआ गोपीचंद के साथ, उसके बाद नेशनल कैंप बीच में छोड़ दिया, विदेश चली गई। तब उनके पिता का बयान भी आया था कि हमको ऐसा लगता है कि जो गोपीचंद हैं वो सिंधु पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह की बात साइना नेहवाल ने भी पहले कही थी। लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाएंगे आज। ये विवाद पर बात करने का ना तो मंच है ना समय है। अभी बात पीवी सिंधु पर होगी। उन्होंने साउथ कोरिया की किम जी ह्यून के अंडर में ट्रेनिंग करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता। इस जीत के बाद ह्यून को इस्तीफा दिया उन्होंने, और उसके बाद सिंधु को उनके मौजूदा कोच पार्क ते सांग मिले और सिंधु ने उनके साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन यहाँ पर ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि पुलेला गोपीचंद के प्रयासों से ही भारत में बैडमिंटन के प्रति चाव और बैडमिंटन की ट्रेनिंग के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की चाह बढ़ी है। तीसरी खुशखबरी की तरफ चलते हैं, जो हमें दी है रानी रामपाल की कप्तानी वाली विमेंस हॉकी टीम ने। मैच का इकलौता गोल भले ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए गुरजीत कौर ने किया, लेकिन यहां पर भी हीरो निश्चित तौर पर गोलकीपर सविता पुनिया रही। सविता ने 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया को एक भी गोल करने नहीं दिया, और कई बार तो मामला बहुत करीबी था। डी में इतनी उथल पुथल कि सांसें तेज हो जाए। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 7-8 पेनल्टी कॉर्नर पर गेंद को गोल में नहीं पहुंचा पाई। सविता ने डिफेंडर्स के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के हर हमले को नाकाम किया और महिला हॉकी टीम को इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचाकर दम लिया। मेंस और वीमेंस हॉकी टीम को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और एक जिक्र और, डिस्कस थ्रो में कंवलप्रीत कौर फाइनल में पहुंचने में सफल रही, लेकिन फाइनल में उनके 2 प्रयास टेक्निकल ग्लिच की वजह से असफल रहे और वो कुल जमा 8 खिलाड़ियों में 6वें नंबर पर रही, यानी पदक नहीं मिला। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि डिस्कस थ्रो को करोड़ों भारतीय एकटक स्क्रीन पर देख रहे थे। अपने देश की एक लड़की जिसके पास जब ट्रेनिंग की सुविधाएं नहीं थी, कभी पैंडेमिक कभी किसी दूसरी वजह से, तो वो डबल बेड को लिफ्ट करती थी
वो घर में उपलब्ध चीज़ों के दम पर अपने शारीरिक दमखम को मजबूत कर रही थी और इन हौसलों के साथ वो लड़की फाइनल तक पहुंची। ये नज़ीर है हमारे लिए। यहाँ पर मैं बेटियों को लेकर कोई आपको भाषण नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये उत्साह ओलंपिक के बीतने के साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिन कानों तक ये बात पहुँचे और जमे, वो ये याद रखें कि अगर आप अपनी लड़कियों को सारी गिवन जो बाउंड्रीज़ हैं उनको तोड़ने का हौसला देते हैं, तो किसी रोज़ आप भी एक लड़की के पिता के तौर पर मुस्कुराने का सपना देख सकते हैं।